आगरा के अंदर 3 बड़े आयोजन समाप्त हुए हैं। एक आयोजन मुहर्रम को लेकर के निकलने वाले ताजियों का जुलूस, तो वहीं पर आगरा में सांसद एसपी सिंह बघेल के द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा। इसके साथ ही आगरा में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शहर मुक्ति पर दर्ज मुकदमे के विरोध में जुलूस। इन तीनों ही कार्यक्रमों के बीच में सरकार की द्वारी नीति और प्रशासन की निष्पक्ष कार्यप्रणाली की पोल खुल करके रह गई है, जहां पर प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में करते हुए निकलने से मना कर दिया। तो वहीं पर शहर मुक्ति पर दर्ज मुकदमे में जुलूस निकाल कर ज्ञापन देने वाले आंदोलनकारियों पर मुक्ति पर दर्ज मुकदमे के विरोध में आंदोलनकारियों के द्वारा जो जुलूस निकाला गया, तो उनके खिलाफ आगरा के 2 थानों में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करके 144 का उल्लंघन, तो वहीं पर मैसेज वायरल करने के बाद में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए आयोजित करने का लिखा गया है, जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों को मुकदमे का आरोपी बनाया गया। तो वहीं पर दूसरी ओर मुहर्रम के ताजिए निकालने को लेकर के है, जहां पर प्रशासन ने कोरोना का बहाना लेकर के जहां मुहर्रम के ताजिए नहीं निकालने दिए, तो वहीं पर लोगों ने ताजिए निकालने को लेकर के काफ़ी जिद्दोजहद की है। जहां पर मुहर्रम के ताजियों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी दम लगा दी, तो वहीं पर आगरा की ही धरती पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने सांसद एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया और वह यात्रा आगरा के बीच एमजी रोड से गुजरते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गई। बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से एक धार्मिक परंपरागत कार्यक्रम को रोकने के लिए जहां प्रशासन ने पूरी दम लगा दी, तो वहीं पर सांसद एसपी सिंह बघेल की जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग शामिल होकर के उसका स्वागत, सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। प्रशासन ने उसे ना तो रोकने की कोशिश की, ना 144 का उल्लंघन माना। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि विपक्ष संसद के मानसून सत्र के अंदर देश में बढ़ रही लगातार महंगाई और दिल्ली में दलित समाज की एक 9 वर्षीय बेटी के साथ हुई हैवानियत के आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग की लेकर के चर्चा कराना चाहता था। सरकार इस पर चर्चा करने से पीछे हट रही थी, तो सरकार ने ये बहाना लिया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा देश में दलित, पिछड़े और महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, वह उनका परिचय कराना चाहता था, लेकिन विपक्ष उनका परिचय नहीं होने देता था, जिससे देश के अंदर एक गलत संदेश गया है। उन्हीं दलित, पिछड़े और महिला सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके लोगों को यह बताने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस प्रकार से दलित और पिछड़ों को सरकार में शामिल करके उन्हें सम्मान दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ही हाथरस जनपद में कि बुलगड़ी में दलित समाज की बेटी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद में हत्या आरोपियों के बचाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी रही। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह प्रेस वार्ता करके कहा कि उस बेटी के साथ में दुष्कर्म जैसी कोई घटना ही नहीं हुई। हालांकि सीबीआई ने जब इसकी जांच की, तो जांच में 4 आरोपियों को आरोपी मानते हुए उन्हें चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब न्यायालय उस पर क्या फैसला लेगा, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन इन तीनों कार्यक्रमों के एक साथ हुए आयोजन ने जहां पर सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, तो वहीं पर आगरा के जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। यह दोहरी मानसिकता से जहां लोगों में तरह तरह की चर्चा है, तो वहीं पर आगरा प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर भी लोग अंदर खाने में सुख बुघाट में अलग अलग तरीके की चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि आगरा में एक ही समय में 2 प्रकार के कार्यक्रम 2 अलग अलग समाज और धर्म समुदाय के हुए हैं। एक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो दूसरे को करने की अनुमति दी गई है। आखिर में प्रशासन क्या लोगों के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है, या फिर वह
सत्ता के दबाव में नतमस्तक होकर के सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ही इस कार्यक्रमों को आयोजन की अनुमति दे रहा है। क्योंकि हाल ही में थाना मनपुरा के अंतर्गत होने वाले बसपा के सम्मेलन में भी पुलिस ने जाकर के उसे रोक लगा दी थी और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए बसपा के नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। आखिर में क्या बड़ा सवाल ये पैदा नहीं होता है कि सत्ताधारी पार्टी सिर्फ अपने आयोजनों को ही करवा करके वह जनता के बीच में अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के वह अपनी नीति नीतियों को जनता के बीच में ले जाना चाहती है और विपक्ष के जो लोग उसकी नाकामियों और उनकी कमियों को जनता के बीच में पहुंचाएं, इसलिए वह उन्हें कोरोना गाइडलाइन का बहाना लेकर के उन्हें करने से रोक रही है। क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या यह लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं है? क्या यह बड़े सवाल खड़े नहीं करते हैं कि सरकार क्या लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रही है? प्रशासनिक मशीनरी की कार्यप्रणाली पर क्या यह प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है कि आखिर में वह सत्ताधारी पार्टी के साथ में नतमस्तक तो नहीं हो गई है? क्या वह उनके इशारे पर दूसरे समाज और वर्गों और धर्मों के लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दे रही है? 144 की आड़ में क्या लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बाद में क्या वह यह सिद्ध करना चाहती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों के ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्या विपक्ष के लोगों को अपने कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी या फिर 144 की आड़ लेकर के उनको फिर एक बार मुकदमों का भय दिखा करके सरकार की नाकामियों को छुपाने का एक प्रयास किया जाता रहेगा।